हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ग्रेड प्लस टीचिंग एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से आप जुड़ जाइए और हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है। यूनानी कला, यूनानी कला हम लोग पढ़ेंगे, नहीं आर्ट ऑफ ग्रीस। तो आर्ट ऑफ ग्रीस क्या है, इनके बारे में जानेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने क्रीट माइसिनियन की कला को पढ़ा है। तो क्रीट और माइसिनियन दो कला को हमने पढ़ा है यहाँ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। आप सब लोग जुड़ जाइए और अंत तक बने रहेंगे, इस पूरे सेशन को कंप्लीट करेंगे। देखिए, बात यहाँ पर आती है दो। एक कहा जाता है क्रीट, क्रीट की कला, ठीक है, क्रीट की कला। एक हुआ क्रीट की कला, दूसरा है, ठीक है, माइसिनियन, ठीक है, माइसिनियन कला, माइसिनियन कला। और तीसरी जो है वो है आपकी यूनानी कला, यूनानी कला। तो बच्चों, मैं यहाँ पे क्लियर करते चलूं आपको कि ये तीनों कला जो है वो एक ही पृष्ठभूमि को दर्शाती हैं। क्रीट की बात की जाए तो ये सबसे पुरानी बात है, जब लगभग लगभग कब की, वही 2500 ईसा पूर्व के समय की बात है। 2500 ईसा पूर्व, फिर उससे घटते आप आए। उसके बाद माइसिनियन कला आई। माइसिनियन कला की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 1100 ईसा पूर्व से लेकर के हम बात कर ले यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल 1100 से हम यहाँ पर बात कर लें, ठीक है। 1100 नहीं हो जाएगा, ये लगभग लगभग जाएगा आपका। माइसिनियन कला की बात करें तो ये हो जाएगा लगभग वही 1700 से 1700 ईसा पूर्व की बात है। और लगभग लगभग ये 1100 ईसा पूर्व तक आएगा, ठीक है। 1100 ईसा पूर्व तक आएगा। और इसके बाद में हम बात करें तो यूनानी कला की बात करें तो 1100 ईसा पूर्व की बात की जाए, 1100 ईसा पूर्व से लेकर के और लगभग लगभग ये जाएगा लगभग 300, ठीक है, 300 ईस्वी तक चला जाएगा, लगभग 300 ईस्वी तक चला जाएगा। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यहाँ पे बच्चों आपको बताना हमारा ये बात है कि हमने क्रीट पढ़ा, माइसिनियन पढ़ा और अब हम जा रहे हैं यूनानी कला पढ़ने यहाँ पे, ठीक है। तो जल्दी से आप सब लोग करते चलेंगे। हाँ, मंजू कुशवाहा जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। सभी बच्चे हमारे बढ़िया से देखते चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्रीट कला के बाद माइसिनियन कला और माइसिनियन की कला के बाद आज हम यूनानी कला पढ़ेंगे। तो यूनान में ओलंपिक खेलों का आरंभ माना जाता है कब, 776 ईसा पूर्व। यह एक क्वेश्चन बनकर आया था, ध्यान में रखोगे कि 776 ईसा पूर्व बात करें तो यूनान में ओलंपिक खेलों का आरंभ माना जाता है। यूनानी लोग पश्चिमी एशिया के, ठीक है, आयोनिया नामक प्रदेश से ग्रीस पहुंचे थे। तो जो यूनानी लोग हैं वो पश्चिमी एशिया के आयोनिया नामक प्रदेश से कहां पहुंचे थे, ग्रीस पहुंचे थे, ठीक है। वहां उन्होंने ग्रीक सभ्यता और कला का विकास किया। क्या किया, ग्रीक सभ्यता और कला का विकास किया, ग्रीक सभ्यता और कला का विकास किया। तो ये कालखंड की बात थी। मैंने बताया अभी कि क्रीट माइसिनिया के बाद में अब बात आ रही है यूनानी कला की। तो यूनानी लोग जो थे वो कहां थे, एशिया के आयोनिया नामक प्रदेश से कहां पहुंचे थे, ग्रीस पहुंचे थे। इसीलिए इनको यूनानी या ग्रीस कहा जाता है, स्थान की बात है, ठीक है। यूनानियों को मिस्र की कला का अनुकर्ता, ठीक है, या कह लो अनुगामी, जो मिस्र की कला है, ठीक है, मिस्र की कला का अनुकर्ता एवं अनुगामी कहा जाता है। किंतु हम बात करें तो वास्तव में उन्होंने एक पूर्णतः भिन्न कला जगत की सृष्टि की। यानी कि यहां पर हम ये कह सकते हैं जो मिस्र की कला है, जो प्राचीन मिस्र की कला थी, उसी का अनुगामी यानी उसको लेकर आने वाला कह सकते हो। यानी मिस्र की कला को लेकर आए कौन, यूनानी लोग। यानी मिस्र की कला को ही बढ़ाया यूनानी लोगों ने। लेकिन वास्तव में देखा जाए पूर्णतः भिन्न है, मिस्र की कला से यह पूर्णतया भिन्न है और अलग थोड़ा सा है और अपने एक अलग सृष्टि की निर्माण करता है, अलग जगत का निर्माण करता है, अपने पहचान स्वयं दे रहा है। तो इस पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो कि एक इंपॉर्टेंट बात है। बच्चों, ये सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ग्रीस की कला जो है, यानी आर्ट ऑफ ग्रीस यानी यूनानी कला,
आपको ध्यान में रखना चाहिए और हमारे साथ अंत तक बने रहना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखने को मिला कि यूनान में ओलंपिक खेलों का आरंभ कब से हुआ, तो 776 ईसा पूर्व से यूनान में ओलंपिक खेलों का आरंभ हुआ। यूनानी लोग कहां से आए, तो एशिया के आयोनिया प्रदेश से ग्रीस आए और वहीं पर ही क्या किया, ग्रीक सभ्यता और कला का विकास किया। ठीक है, जो कला पनपी लगभग वही 1000 ईसा पूर्व के बाद में, 1100 ईसा पूर्व। अभी मैं पूरी कहानी इसकी क्लियर करूंगा आपको, यूनानी कला का पूरा कहां से पैदा हुआ, कहां से बढ़ा और किस प्रकार से यह शास्त्रीय क्लासिकल आर्ट कहलाया, तो उन पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां तक के पॉइंट्स क्लियर हुए कि एक बात और ध्यान रखोगे, कहा जाता है कि यूनानी जो हैं वो मिस्र की कला के अनुगामी हैं। ठीक है, अनुगामी यानी अनुकर्ता, उनको लेकर आने वाले। ठीक है, यानी उसी कला को आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। हम बात करें तो आरंभिक यूनानी कला, ठीक है, जो आरंभिक यूनानी कला है, आरंभिक वो क्या है, देवालयों अथवा पात्रों के अलंकरण क्या व्यवहारिक उद्देश्य लेकर चली थी। कैसे चली थी, तो देवालयों और पात्रों के अलंकरण का एक व्यवहारिक रूप लेकर के वो आगे बढ़ी थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आगे चल करके बहुत ही आगे एक तरीके से कह लीजिए इस समाज में कला का बड़ा सम्मान हुआ। ठीक है, और सम्मान था। कला उस समय एक व्यवसाय थी और उसका स्तर क्या था, बहुत ही ऊंचा था। तो एक ऐसी थी व्यवसायिक कला थी। ठीक है, और इसका स्तर बहुत ही हाई लेवल पर था, बहुत ही ऊंचा था। ठीक है, तो ऊंचे स्तर पर यह थी और अपना विकास चरम पर था इसका। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें तो स्रोत की बात करें, तो यदि हम बात करें यूनानी कला के स्रोत की, तो यूनानी कला का जो हमारी सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता और कला यानी यूनानी का, तो एक यूनान हो जाएगा और दूसरा बाइबिल। ये दो स्रोत हैं, यूनान और बाइबिल। यूनान और बाइबिल जो हैं वो स्रोत हैं यूनानी कला सभ्यता के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बात है कि पश्चिमी सभ्यता कला के स्रोत कौन से रहे हैं, तो दो स्रोत रहे हैं, यूनान, स्वयं यूनान स्रोत रहा है और दूसरा हो जाएगा बाइबिल। अब बात आती है यहां पर अंधकार युग। युगों के आधार पर हम यहां पे अलग अलग पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। यूनानी चित्रकला का विकास, यूनानी सभ्यता, यूनानी कला का विकास किस प्रकार से हुआ है वो यहां से देखेंगे हम। तो पहला आता है अंधकार युग। इसका जो समय रहा लगभग 1100 से 800 ईसा पूर्व का रहा। अंधकार युग का समय रहा कितना, 1100 से 800 ईसा पूर्व का समय रहा है। और इसी के समय में किस प्रकार से कला अपना प्रभाव बढ़ाई, आप देखेंगे कि कांस्य युग के माइसीनियन गढ़ों, जो कांस्य युग का जो माइसीनियन गढ़ था, क्लियर हो रहा है कि क्रीट और माइसीनिया की बात आई है, तो माइसीनिया, क्रीट के बाद माइसीनिया और माइसीनिया के बाद यूनानी। तो वही बताया गया कि कांस्य युग, क्योंकि जो माइसीनिया था वह कांस्य युगीन था। तो कांस्य युग के माइसीनिया गढ़ों के पतन के बाद, इनके पतन के बाद ग्रीक मुख्य भूमि को पारंपरिक रूप से एक अंधकार युग में प्रवेश करने के लिए माना जाता है। जो ग्रीक है, ठीक है, ग्रीक मुख्य भूमि को, जो ग्रीक की मुख्य भूमि है उसको कहा जाता है कि ये अंधकार युग में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि कांस्य युग जो है वो माइसीनिया के गढ़ का समाप्त हो रहा है। लगभग 1100 से 800 ईसा पूर्व तक ये अंधकार युग रहा। और इसकी हम बात करें तो एथेंस एक स्थान का नाम है के ठीक उत्तर में स्थित, ठीक है, एथेंस के ठीक उत्तर में स्थित, यहां पर ध्यान समझ लीजिएगा, लेफकांडी में एक विशाल अपसाइडल संरचना लगभग हम कह सकते हैं यहां पे, ठीक है, 50 मीटर लंबी। कैसी थी, तो 50 मीटर लंबी, ठीक है, कब्रों का एक विशाल नेटवर्क और सोने की वस्तुओं, ठीक है, और मूल्यवान घोड़े की बलि से भरे 2 वीर दफन मिले हैं।
अब इतनी सारी चीजें जो देखी गई, ठीक है, ये चीजें कहां पर देखी गई हैं, तो कहां पे, कहां पे, लेफ कांडी में ये देखने को मिला। ठीक है, एथेंस के उत्तर में है, लेफकांडी में एक विशाल अपसाइडल, ठीक है, अपसाइडल संरचना 50 मीटर लंबी संरचना है और कब्रों का एक विशाल नेटवर्क देखने को मिला है। सोने की वस्तुएं मिली हैं, मूल्यवान घोड़े की बलि से भरे 2 वीर दफन मिले हैं यहाँ पे। और यह पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा क्योंकि यह संबंध है इसका कहां से, अंधकार युग से, यूनानी कला के अंधकार युग से, जब उस समय कला कह लीजिए कि माइसीनियन का पतन हो चुका था और यूनानी का आरंभ होने वाला था। यूनानी कला का आरंभ होने वाला था, माइसीनियन कला का पतन हो चुका था। उसका यह वो संक्रमण काल है जब हम इस समय कला जो है वो पूरी तरीके से मिक्स्ड थी, कुछ क्लियर नहीं था, नए प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पा रही थी। ये वो दौर है और इसी को हम नाम देते हैं अंधकार युग। ठीक है, हम बात करें इसी अंधकार युग में तो एक सेंटौर, यह सेंटौर के उस काल की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। यह जो बात यहां पर देखो बताया गया है कि मूल्यवान घोड़े की बलि से भरे 2 वीर दफन, ये बात क्या है कि सेंटौर, यह सेंटौर उस काल की सांस्कृतिक समृद्धि का परिचायक है। आप इस चित्र को आप देख पा रहे हो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इस चित्र को आप देख पा रहे हो, एक घोड़ा टाइप का दिखाया गया जिसमें पुरुष दिखाया गया है और यहां पर एक मुखौटा दिखाया गया है। ठीक है, सेंटौर, सेंटौर कहा गया है इसको। लगभग 900 ईसा पूर्व, 900 ईसा पूर्व कब का बना हुआ, तो 900 ईसा पूर्व का है। कैसे, तो प्रोटोज्योमेट्रिक काल, इसको प्रोटोज्योमेट्रिक काल भी बोला गया है अंधकार युग को। ठीक है, टेराकोटा में बना हुआ, माध्यम क्या है इसका, तो टेराकोटा माध्यम है। ठीक है, टेराकोटा माध्यम की बात करेंगे तो ये टेराकोटा माध्यम में बना 14 इंच ऊंचा सिर, 14 इंच का ये ऊंचा सिर, ठीक है, कब्र संख्या 1 में पाया गया था। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, सेंटौर की बात की गई है और ये कितना है, तो 14 इंच। ठीक है, 14 इंच ऊंचा है ये। ठीक है, 14 इंच इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो 14 इंच ऊंचाई का ये जो सिर मिला हुआ है कब्र संख्या 1 में मिला हुआ है। और बात करें तो शरीर, ठीक है, शरीर ग्रीस के लेफकांडी के टॉम्बा कब्रिस्तान में, ठीक है, कब्र 3 में पाया गया है। सर यहां पे है और शरीर जो पाई गई वो लेफकांडी के टॉम्बा कब्रिस्तान में, तो लेफकांडी के टॉम्बा कब्रिस्तान में पाई गई है। ध्यान से देख लीजिएगा, ये बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है और ये इतने प्राचीन है। ठीक है, ध्यान से क्लियर करते चलेंगे। अब हम चलेंगे अगले काल की तरफ। हमारा अगला काल जो आता है वह आता है ज्यामितीय काल, ज्योमेट्रिक एरा। ठीक है, ज्योमेट्रिक एरा की बात करें, ठीक है, ज्यामितीय काल की बात करें तो समय की बात करें बच्चों तो 800 से 700 ईसा पूर्व का समय है इस ज्योमेट्रिक काल का। ठीक है, कहा गया कि कथात्मक तत्वों को अपनाने, ठीक है, कथात्मक, कथा वाले तत्वों को अपनाने की अपनी इस तरह की एक फूलदान पेंटिंग क्या मिलती है, फूलदान पेंटिंग मिलती है जो संभवतः क्या है, थेब्स से लगभग 730 ईसा पूर्व की है। थेब्स से लगभग 700, ठीक है, थेब्स से लगभग 730 ईसा पूर्व की है। 730 का मतलब ही हो जाएगा ज्यामितीय काल। ठीक है बच्चों, तो इसका ज्यामितीय काल ही हो जाएगा। क्या बताया गया, लेट ज्योमेट्रिक एटिक स्पाउटेड क्रेटर, यानी पानी और शराब मिलाने का बर्तन। ठीक है, संभवतः थेब्स से लगभग 730 ईसा पूर्व, 30.5 सेंटीमीटर ये ऊंची है और ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है।
देखो पूरा ध्यान से देख सकते हो इसको, ठीक है। क्या बताया गया, लेट ज्योमेट्रिक एटिक स्प्राउटेड क्रेटर, यानी कि ये क्या है, पानी और शराब मिलाने का बर्तन, पानी और शराब मिलाने का ये बर्तन है, और ये 730 ईसा पूर्व का है, ठीक है। 30.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 30.5 सेंटीमीटर की है, 30.5 सेंटीमीटर ऊंची है। कहां रखी है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में ये रखी हुई है। आप देख पा रहे हो इतनी सुंदर सी नक्काशी के साथ ये है, ठीक है। शराब और पानी मिलाने वाली, यानी कि सब दारू पीते थे, शराब पीते थे, पानी मिलाते थे, कॉकटेल। हाँ, कॉकटेल वॉकटेल जान नहीं पाते हैं कॉकटेल है कि क्या है, बट इतना जान लो मिलाते थे बच्चा, ठीक है। तो दारू शराब और पानी को मिला करके पीना होता था, ठीक। तो यहां पर पीने का काम होता था। ये एक मिला हुआ है ज्योमेट्रिक काल का। आप यहां पर देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि ये कोई नाव है जा रही है, एक लड़का एक लड़की को हाथ पकड़ करके नाव में चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जैसे लग रहा है कि अपहरण कर रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखाया गया है। अब इस को हम यहां पर देखते हैं, ठीक है। क्या बताया गया कि जो ज्यामितीय काल में स्थापित फूलदान, ज्यामितीय काल में स्थापित फूलदान पर चित्रण, ठीक है, चित्रण किया गया फूलदान पर, अन्य 8वीं शताब्दी की कलाकृतियों को दर्शाता है, जैसे डिपाइलन, ठीक है, एम्फोरा, जिसमें ज्यामितीय पैटर्न और सिलहुट मानव रूप है, ठीक है। यह भी देखने को मिला जैसा कि एम्फोरा में है। इसी प्रकार हम बात करें यहां पे, बच्चों ध्यान से समझ लीजिएगा और पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। तो यहां पर जैसे बताया गया कि फूलदान पर समग्र दृश्य एक कहानी दर्ज करता प्रतीत होता है। एक पुरुष अभी मैंने बताया और एक महिला नाव चलाने वालों के टियर से सुसज्जित एक जहाज के पास खड़े हैं। देखिए मैंने बताया कि एक जहाज है, उसके पास खड़े हैं और महिला का हाथ पकड़े हुए पुरुष हैं। स्टर्न, देखिए क्या बताया गया, स्टर्न को पकड़कर और एक पैर को पतवार के ऊपर उठाए हुए पुरुष महिला की ओर मुड़ता है और उसकी कलाई पकड़ लेता है, ठीक है। तो क्या बात की गई, क्या यह युगल, ठीक है, थीसियस और एराडने हैं, क्या ये क्या है, युगल थीसियस और एराडने हैं, क्या ये अपहरण है, शायद ये पेरिस और हेलन है। ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये क्या है, क्या हो जाएगा कि थीसियस या एराडने युगल हैं, या फिर कि तो शायद ये अपहरण का दृश्य है, या फिर शायद पेरिस और हेलन है। एक बार इस चित्र को आप दोबारा से देखो, एक बार इस चित्र को आप दोबारा से देखो कि किस प्रकार से इस कप पर बना हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, देखिए ये चित्र है आपके सामने, नाव, ये नाव है और नाव पर यहां पर देखिए ये लगा हुआ है स्टैंड जिसके थ्रू चढ़ना है, पतवार टाइप का, और इस पर एक पुरुष अपना पैर रखे हुए है और वो इधर की तरफ मुंह किया हुआ, लेकिन अब इसका फेस मुड़ा हुआ है, यानी कि चढ़ने के भाव से ऐसे करके हाथ पकड़ रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक, मतलब यहां रख दिया है, चढ़ना है उसको और हाथ पकड़ के ऐसे, मतलब आओ तुम भी चलो, ठीक है। यानी इस महिला का हाथ पकड़ रहा है और महिला जो है यहां पर नॉर्मली खड़ी है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों युगल दंपति हैं, ठीक है, या फिर ऐसा लग रहा है कि ये अपहरण का दृश्य है, ठीक है। अपहरण का दृश्य भी हो सकता है, युगल दंपति भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट चित्रकारी की गई है, यह ज्यामितीय एरा है, ज्योमेट्रिकल एरा है, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया, क्लियर कट बताया गया है कि क्या यह युगल थीसियस और एराडने हैं, कि क्या यह अपहरण का दृश्य है, शायद ये पेरिस और हेलन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों, आगे चलेंगे, अब आ जाएगा क्या, ओरिएंटलाइजिंग काल। कौन सा काल, तो ओरिएंटलाइजिंग काल, ठीक है। ओरिएंटलाइजिंग काल की बात करेंगे, यह काल जो है वो 600 से 700 ईसा पूर्व का है, ठीक है, 600 से 700 ईसा पूर्व का है। ये सभी जो हैं
यूनानी कला से संबंधित हैं और धीरे धीरे यूनान की कला विकसित हो रही थी। ठीक है, काल की बात करें तो इस काल में निकट पूर्ववर्ती रूपांकनों, जो पहले के रूपांकन थे पशु जुलूसों के साथ, शिल्पकारों ने अधिक सूक्ष्म आकृतियां और समझदार चित्र बनाए। आपने वहां पर देखा तो उससे क्या हुआ, अधिक सूक्ष्म, ठीक है, उसी के निकटवर्ती, ठीक है, रूपांकनों, ठीक, पशु जुलूसों और शिल्पकारों से अधिक सूक्ष्म आकृतियां और समझदार चित्र बनाए गए इस काल में। ठीक है, कौन से, ओरिएंटलाइजिंग काल में। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो थर्मोन में अपोलो के मंदिर से टेराकोटा चित्रित पट्टिकाएं, क्या बताए, थर्मोन में अपोलो के मंदिर, मंदिर कौन सा है, अपोलो का मंदिर है, जगह थर्मोन है, टेराकोटा चित्रित पट्टिकाएं हैं। ठीक है, लौह युग ग्रीस में वास्तुकला सजावट के शुरुआती साक्ष्यों से कुछ हैं। ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से अब शुरुआती साक्ष्य मिलने जा रहे हैं ग्रीस के, यानी कि कला जो है अब अपने प्रभाव में आने वाली है, कला अब अपने प्रभाव में आने वाली है और ये पहला साक्ष्य मिलता है। ठीक है, लौह युग में, ठीक है, कुछ लौह युग की बात की गई है। ग्रीस में वास्तुकला के सजावट के शुरुआती साक्ष्य देखने को मिलते हैं थर्मोन में अपोलो मंदिर में टेराकोटा की पट्टिका पर चित्र कार्य देखने को मिला हुआ है। ठीक है, कहां मिला हुआ है, तो टेराकोटा की पट्टिका पर। ठीक है, टेराकोटा की पट्टिका पर चलेंगे हम और आगे पॉइंट करते हुए। ठीक है, तो यहां ध्यान से समझते चलेंगे। अब बात आती है कि मेडुसा, ठीक है, मेडुसा की बात करें तो मेडुसा के सिर के साथ पार्सियस को दिखाने वाला टुकड़ा संभवतः थर्मोन के में अपोलो मंदिर में एक मेटोप से लगभग 630 ईसा पूर्व टेराकोटा चित्र 87.8 सेंटीमीटर ऊंचा राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय एथेंस में रखा मिला है। ये आप देख पाओगे, ये वही चित्र है जिसके बारे में हमने यहां पर आपको बताया हुआ है। ठीक है, क्या देख पा रहे हो, मेडुसा के सिर के पास पार्सियन को दिखाने का, मेडुसा के सिर के पास पार्सियन को दिखाने वाला टुकड़ा, बात क्या गया, कहा गया कि संभवतः ये थर्मोन में अपोलो के मंदिर से एक मेटोप से मिला हुआ है, 630 ईसा पूर्व का है, टेराकोटा चित्रित है, 87.8 सेंटीमीटर का ये ऊंचा है और राष्ट्रीय संग्रहालय एथेंस में ये सुरक्षित है। कहां स्थित है, तो एथेंस में ये सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय। देख पा रहे हो आप, इसको ध्यान से क्लियर करते चलोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब हम चलेंगे और आगे, तो इसके पॉइंट्स को ही देखेंगे कि एक पट्टिका पर एक पुरुष युवा दाईं ओर आगे बढ़ता है और दाहिने हाथ के नीचे एक महत्वपूर्ण विशेषता रखता है। ठीक है, गोर्गन मेडुसा का कटा हुआ सिर का चेहरा दाहिने हाथ और दाहिने कूल्हे के बीच में दिखाई देता है। ठीक है, अब इसमें पूरी तरीके से चित्र साफ नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखोगे, ना केवल चित्रकार यहां एक विशेष कहानी को फिर से बताने में सफलता मिली हुई है, बल्कि पार्सियन की आकृति क्या है, पिछली शताब्दी से बहुत ही भिन्न दिखाई गई है। ठीक है, कथात्मक तत्वों का यहां पर काफी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, सारे चित्र जो मिले हुए हैं वो कोई ना कोई एक कहानी दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे कथात्मक वाली बात जो आती है वो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान में रखोगे। ठीक है, पॉइंट करते चलोगे। अंग मासल्स हैं, चेहरे की विशेषताएं पहचानने योग्य हैं और टोपी सा पंख वाले जूते नायक को तेज यात्रा के लिए उपयुक्त रूप से सुसज्जित करते हैं। ये कुछ चित्र है। ठीक है, चित्र तो देख लीजिएगा आप, उतना बेटर तरीके से नहीं दिख पा रहा है ये। ठीक है, इस चित्र को क्लियर करते हुए चलेंगे, हम चलेंगे अगले पॉइंट पे। ठीक है, अब हमारा जो अगला काल आता है उस काल को हम क्या कहते हैं, पुरातन काल। ठीक है, पुरातन काल। ठीक, पुरातन काल की हम बात करें तो बिल्कुल बात यहां पर आएगी, ये एक इंपॉर्टेंट काल है और मैंने कहा कि पिछले जो आपका एरा गुजरा हुआ है उसमें क्या हुआ था कि प्रभाव दिखने लगा था। ये जो समय है लगभग 600 से 480, ठीक है, ईसा पूर्व का समय है।
विकास की बात करें तो ग्रीक कारीगरों ने पुरातन काल में अपने व्यक्तिगत शिल्प, कहानी कहने की क्षमता और मानव आकृतियों के अधिक यथार्थवादी चित्रण को विकसित करना जारी रखा। यानी कि वह बिल्कुल से बंद नहीं किया गया है, वह जारी ही था। ठीक है, तो ध्यान समझ लीजिएगा। ठीक, क्या बताया गया यहां पे कि यथार्थवादी चित्रण को विकसित करना जारी रखा गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा कि जब काल कौन सा आया, पुरातन का, तो ग्रीक कारीगरों ने पुरातन काल में अपने व्यक्तिगत शिल्प, कहानी कहने की जो क्षमता है और मानव आकृतियों के अधिक यथार्थवादी चित्रण को विकसित किया। ठीक है, यानी कि जो पुरातन समय से चला आ रहा है उनका अपना कहानी कहने का, चित्र के माध्यम से कहानी बताना, व्यक्तिगत शिल्प उनका, ठीक है, मानव आकृतियों को अधिक यथार्थवादी चित्रण करना, मानव आकृतियों को वो बिल्कुल यथार्थपूर्ण चित्रण करते थे, उसको इन्होंने जारी रखा है बच्चों। तो यहां पर ध्यान रखोगे, एथेंस शहर, बात क्या आती है, एक शहर है एथेंस। एथेंस शहर ने अत्याचारियों के उत्थान और पतन और राजनेता, ठीक है, क्लेस्थेनेस, ये राजनेता रहे जिनका नाम है क्लेस्थेनेस, द्वारा 508 से 507 ईसा पूर्व में क्या हुआ, लोकतंत्र की शुरुआत देखी। अब यहां पर क्या हो रहा है, एथेंस शहर में लोकतंत्र की शुरुआत हुई। ठीक है, शहर है आपका एथेंस, ठीक, और एथेंस में क्या हुआ, लोकतंत्र की शुरुआत हुई। ठीक है, एथेंस शहर में, और राजा बने कौन, ठीक है, यानी कि राजनेता रहे कौन, तो राजनेता का नाम है, ठीक है, क्लेस्थेनेस। ठीक है, क्लेस्थेनेस इसके राजनेता रहे। ठीक, इसके बाद हम और आगे बात करेंगे तो यह अवधि बड़े पैमाने पर संगमरमर के कोरोस, बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, संगमरमर के बने हुए कोरोस का मतलब होता है युवा पुरुष। ठीक है, और कोरे का मतलब होता है युवा महिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स को क्लियर रखोगे। बड़े पैमाने पर संगमरमर के कोरेस और कोरे मूर्तियों के लिए यह काल जानी जाती है। ये अवधि जो है, ये एरा जो है, ये इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इस समय में संगमरमर के कोरेस और कोरे, ठीक है, दोनों बनाए गए। कोरोस दोनों हाथों को बगल में फैलाए और एक पैर आगे की ओर करके दृढ़ता से खड़े हैं, जो कोरेस हैं। ठीक है, अक्सर कब्र के निशान के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले इन मूर्ति कला प्रकारों ने बेबाक नग्नता प्रदर्शित की है। बेबाक नग्नता यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं चित्र जो है पूर्णतया नग्न है, बेबाक नग्नता प्रदर्शित की है, जो उनके जटिल केश विन्यास, क्या दिखाया गया, जटिल केश विन्यास, अमूर्त मासलता को उजागर करती हैं। ये बात कोरेस के साथ देखने को मिली है। ठीक है, कोरे यानी कि जो युवती का चित्रण किया है, युवा महिला का चित्रण किया है, वह नग्न नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, ये किसके लिए है, तो ये कोरेस के लिए है। कोरेस का मतलब यहां पर युवा पुरुष, युवा पुरुष के रिस्पेक्ट में यह नग्नता बेबाकी से दिखाया है कलाकारों ने वहां के, और पुरुष का जटिल केश विन्यास भी दिखाया है और अमूर्त मासलता भी दिखाई हुई है, जिसमें बताया गया है कि दोनों हाथ को बगल में फैलाए हुए, मतलब नॉर्मली हाथ को ऐसे किए हुए, और एक पैर को आगे कुछ ऐसे दिखाया गया है। एक पैर जैसे कि आपने देखा होगा क्या, अंगद को एक सीन आता है, अंगद, जब अंगद जो है रावण के दरबार में पैर अपना आगे जमा देता है, वैसे वाले कुछ। ठीक है, अभी चित्र में दिखाता हूं, समझ में आएगा। ठीक है, तो ये कोरे, ठीक है, कोरेस के लिए था। अब बात आती है कोरे की बात, तो कोरे कभी नग्न नहीं थी। क्या बात आई कि कोरे कभी नग्न नहीं थी। मैंने बताया था कि जो कोरे हैं यानी कि युवा महिला को कलाकारों ने नग्न नहीं दिखाया है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ना केवल उनके रूप को कपड़े की परतों में लपेटा गया था, बल्कि उसे गहनों से सजाया गया। क्या दिखाया गया, उनके रूप को कपड़े की परतों में नहीं लपेटा गया, उनको गहने के साथ दिखाया गया, सजा हुआ, और एक मुकुट पहने भी दिखाया गया है।
तो ये कलाकार जो है उस समय के खाली पुरुष को नग्नता में दिखाए हैं। और क्या दिखाया गया कि बाएं, ठीक है, बाएं, यहां जो चित्र है उसके बारे में बताया गया है कि बाएं अनाविसोस यानी क्राइसोस कोरोस लगभग 530 ईसा पूर्व का संगमरमर का, ठीक है, कितना 6 इंच, हाँ 6 फुट 4 इंच कुछ करके दिखाया गया है। राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय एथेंस में है, ठीक है। तो ये एक बात आपको ध्यान में रखना होगा। और दूसरी बात बताई गई कि परोस के क्रिश्चियन यानी कि फ्रांसिकलिया कोरे, बात समझिएगा यहां पे, ठीक है, लगभग कब का है तो 550 से 40 ईसा पूर्व का वर्णक के निशान के साथ पारियन संगमरमर कितना 211 सेंटीमीटर ऊंचा है और राष्ट्रीय संग्रहालय एथेंस में ही है। अब दोनों चित्र देख लो, ठीक है, दोनों चित्र से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने दोनों चित्रों को दिखाने का बोला, क्या इससे आप क्लियर कर पाओगे? ठीक है बच्चा, देखो यहां पर हम बात करें तो क्लियर करके रखोगे, चित्र को समझते चलोगे। इनकी बात करें तो ये कौन है? कोरेस हैं, ये कोरेस हैं, इवा पुरुष, इवा पुरुष, कोरेस की बात की गई है, इवा पुरुष। इनकी बात करें तो ये क्या है? कोरे हैं, ठीक है, कोरे हैं। युवा महिला, युवा महिला, ये उस समय के महान कलाकारों की कलाकृति है, संगमरमर की बनी है, ध्यान रखिएगा, संगमरमर की, ठीक है, संगमरमर की बनी है, ठीक। और बात करें आपसे तो ये दोनों मूर्तियां राष्ट्रीय संग्रहालय, ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर? एथेंस, एथेंस में सुरक्षित हैं, ठीक है। इनकी बात की जाए पुरुष वाले मूर्ति की तो ये लगभग 530 ईसा पूर्व की हैं, 530 ईसा पूर्व की हैं। और इस मूर्ति की बात की जाए तो 550 से 540 ईसा पूर्व की हैं। आप देख सकते हो कि कितनी पुरानी मूर्तियां हैं ये, ठीक है। देखिए यहां पे पुरुष को मासल्स युक्त दिखाया गया है, इनके केश विन्यास आप देख पा रहे हो, चित्र को सही देखिएगा। पुरुष का जो केश विन्यास है वो बहुत ही जटिल है, पुरुष का केश विन्यास बहुत जटिल किया दिखाया गया है और पूरी शरीर मासल्स युक्त दिखाई गई है, दोनों हाथ को नीचे फैलाए हुए हैं, ठीक है। और यहां पैर देख पा रहे हो, एक पैर को आगे, ये वाला पैर आगे है, ठीक है, ये पैर जो है नीचे का वो आगे दिखाया गया और पूर्ण नग्नता दिखाई गई है, ठीक है। कैसी है? पूर्ण नग्न, ठीक, पूर्ण नग्न, ये पुरुष चित्र जो है वो पूर्ण नग्न है। अब यहां पर आप देख पा रहे हो महिला को, महिला को कैसे दिखाया गया? मुकुट के साथ, यानी महिला को मुकुट के साथ, इसके साथ साथ यहां पर क्या दिखाया गया? ज्वेलरी, गहने, ठीक है, गहनों के साथ दिखाया गया। और क्या दिखाया गया? कपड़ा, पूरा कपड़ा पहने हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो ये कलाकार की कितनी बड़ी क्वालिटी है, यानी कलाकार की कितनी बड़ी कला है जो आप यहां पूर्णतया देख पा रहे हो। यह चित्र इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे, इसलिए मैंने इसको आप एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट आप कवर करते हुए चलोगे, ठीक है। इसके बाद हम और आगे चलेंगे, यूनानी कला जो कि एक महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहां तक कवर हुआ, ठीक, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। चलो आगे हम चलेंगे। यहां तक का पार्ट आपका क्लियर होता है। इसके बाद हम बात करेंगे यहां पे तो शास्त्रीय कला। अब यहां की हम बात करें बच्चों तो विकास यहां से हुआ है, शास्त्रीय कला यानी कि पूर्ण विकास, पूर्ण विकास, पूर्ण विकास।
की ओर कह सकते हैं, पूर्ण विकास की ओर। कौन से? यूनानी कला, यूनानी कला, ठीक है। शास्त्रीय क्लासिकल आर्ट, क्लासिकल यूनानी क्लासिकल आर्ट बहुत महत्वपूर्ण है बच्चा, यूनानी क्लासिकल आर्ट। ठीक, समय की बात करें तो 480 से 323 ईसा पूर्व, 480 से 323 ईसा पूर्व, ये शास्त्रीय कला हो जाएगी। विकास की बात करें तो 5वीं सदी ईसा पूर्व के आरंभिक वर्ष में यूनानी कला में क्रांति का युग माना जाता है। बिल्कुल क्लियर है, क्रांति का युग ही है। मैंने कहा ना, विकास की ओर कलाकारों के नवीन ढंग से संतुलन, लय और गढ़नशीलता को प्रस्तुत करना आरंभ कर दिया गया। यूनानी कला में इस समय जिस शैली का आरंभ हुआ उसे कहा गया क्या? शास्त्रीय कला शैली, शास्त्रीय कला शैली। तो इसी शास्त्रीय क्लासिकल आर्ट की बात की गई है, ठीक है, क्लासिकल आर्ट की बात की है, क्लासिकल स्टाइल की बात की गई है। कला संप्रदाय तथा उनके केंद्र, यानी क्लासिकल आर्ट की बात करें और उसके साथ साथ हम बात करें यहाँ पे तो यूनानी कला के कला केंद्र की बात करें तो यूनानी कला जो है वो स्वर्ण युग में 2 कला संप्रदाय पनपे, ये यूनानी कला का स्वर्ण युग भी कहलाता है। तो संप्रदाय की बात करें तो पेलोपोनेनियन, तो पेलोपोनेनियन एक संप्रदाय रहा जिसका केंद्र रहा कौन सा? ओलंपिया, ठीक है, ओलंपिया। दूसरा संप्रदाय रहा एटिक संप्रदाय का केंद्र रहा कौन सा? एक्रोपोलिस में एथीना, एक्रोपोलिस में एथीना, और एथीना को ही क्या बोलते हैं? एथेंस बोलते हैं, ठीक है, एक्रोपोलिस में एथीना। इन दोनों ने ही क्या किया? विभिन्न खेलों में व्याप्त मल्लों तथा पूजा योग्य विशाल और भव्य प्रतिमाओं का सृजन किया। ठीक, अब हम बात करेंगे यहां पर ओलंपिया की। ओलंपिया की बात करें तो ध्यान समझ लीजिएगा, ठीक है, 470 से 456 ईसा पूर्व के मध्य निर्मित शनि के पुत्र नाम था क्या? ज्यूस नामक देवता की उपासना, ठीक है, ग्रह की प्रतिमाएं इस युग की कला में होने वाली क्रांति की प्रथम साक्षी हैं, ठीक है, प्रथम साक्षी। क्या बताया गया? शनि के पुत्र ज्यूस नामक देवता की उपासना की गई। यहां पे यूनान में 5वीं शताब्दी के आरंभ से ही व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर ठीक है प्रतिमांकन होने लगा था। व्यक्तिगत विशेषता के आधार पर यूनान चित्रकला का आरंभ 420 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। यूनान चित्रकला का आरंभ जो है वो इसी समय से माना जाता है। एक हुए अपोलोडोरस, ये भी चित्रकार ही हुए हैं, इनका नाम है अपोलोडोरस। अपोलोडोरस की हम बात करें तो इस समय अपोलोडोरस नामक चित्रकार ने सर्वप्रथम छाया प्रकाश का प्रयोग करके आकृतियों में गढ़नशीलता का प्रभाव उत्पन्न किया। इसके बाद में बात करें तो ठीक है, एगेथार्कस की बात करें तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम तथा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभिक दिनों में एक अन्य कलाकार जिनका नाम था एगेथार्कस हुआ, और ये एक दृश्य चित्रकार थे, ठीक है। नेत्रीय परिप्रेक्ष्य के नियमों की खोज को आगे बढ़ाने में एगेथार्कस यूनानी चित्रकार का महत्व देखा जाता है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक। इसके बाद में एक और चित्रकार हुए जिनका नाम है, ठीक है, मीदियास। तो मीदियास की हम बात करें तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में ही हुए प्रसिद्ध पात्र निर्माता होने के साथ साथ उच्च कोटि के पात्र चित्रकार थे। पात्र यानी कि जो पात्र होते हैं उन पर चित्रकारी करने का काम मीदियास का था। अब बात करें कुछ इसी समय के कुछ नोट पॉइंट्स पर, तो गंभीर शैली में यथार्थवादी शारीरिक संरचना, गंभीर भाव, उभरे हुए होठ और मोटी पलकें इस समय के हैं। चित्रकारों के लिए परिप्रेक्ष्य और कई ग्राउंड लाइनों
के विकास में रचनाओं को समृद्ध किया है, जैसा कि लॉवर में नियोबिड पेंटर के फूलदान पर देखा गया। तो जो लॉवर एक स्थान है जहां पर नियोबिड पेंटर के फूलदान, नियोबिड पेंटर हुए जो एक कलाकारी करते थे, उनके फूलदान में देखा गया। नियोबिड चित्रकार यानी नियोबिड क्रेटर, अटारी लाल आकृति, ठीक है, कैलिक्स क्रेटर, लगभग कब की फोटो है ये, चित्रांकन है तो 460 से 450 ईसा पूर्व की है और लगभग 54 इंटू 56 सेंटीमीटर में है, ठीक है। मूसी डू लॉवर, ये मूसी डू लॉवर पेरिस में सुरक्षित है, आप इस चित्र को देख पाओगे, ठीक है। यहां पर आप देखो इस चित्र को तो आपको यहां पे समझ में आएगा, ठीक है, कितना सुंदर चित्रकारी किया गया है, ठीक। एक एक पॉइंट हम यहां पे कवर करते हुए चलेंगे। इसके बाद हम बात करें तो अपोलो की मूर्ति ज्यूस, अपोलो की मूर्ति ज्यूस ओलंपिया मंदिर के शीर्षाय यानी कि पेडिमेंट में से प्राप्त हुई है। यूनान के डोरिक पात्रों पर आद्य ज्यामितीय शैली में चित्रण हुआ है। जो डोरिक पात्र है उसमें क्या हुआ, आद्य ज्यामिति यानी पुरानी ज्यामितीय शैली में चित्रण हुआ। मैंने आपकी ज्यामितीय शैली के बारे में मैंने आपको बताया है, ज्यामितीय काल वाला, काली आकृति वाली शैली के चित्र यूनानी युग में बने हैं, ठीक है। एक और चित्र देखने को मिलेगा जीएस और गैनीमेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है ये जीएस और गैनीमेड का, ठीक है। जीएस और गैनीमेड का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है, आप देख पा रहे हो, ये जीएस और गैनीमेड हैं। जीएस और गैनीमेड का ये चित्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र हो जाएगा ये, ठीक है। इस चित्र की हम बात करें तो लगभग पांचवी शताब्दी, ठीक है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बना हुआ है ये, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये निर्मित हुआ है, ठीक है, ध्यान रखोगे। और कैसी है तो टेराकोटा है, ठीक है, टेराकोटा मूर्ति है ये, ठीक है, टेराकोटा मूर्ति हो जाएगा। और पुरातत्व संग्रहालय, यदि हम बात करें पुरातत्व संग्रहालय, ठीक है, पुरातत्व संग्रहालय इस जगह हो जाएगी कौन सी, ओलंपिया। तो पुरातत्व संग्रहालय ओलंपिया में ये सुरक्षित है, ठीक है, ओलंपिया में सुरक्षित। तो पुरातत्व संग्रहालय ओलंपिया में यह सुरक्षित है, ठीक है, ध्यान से क्लियर करके रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो इसके बाद हम चलें और आगे, तो अब बात करेंगे एथीना की। एथीना मतलब कि हम कह सकते हैं क्या, एथीन्स, एथीना का मतलब एथेंस, एथेंस ये स्थान का नाम है, ठीक है, चाहे आप एथीना कहो चाहे एथेंस कहो, एथेंस। तो एथीना और एथेंस स्थान का नाम है, दूसरा आ जाएगा पार्ट। अब बात आएगी तो यूनान में एथेंस ही चित्रकला का केंद्र था, किंतु लगभग इसी समय अन्य स्थानों पर भी नए नए संप्रदाय आरंभ हुए थे। तो इन सभी बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ, आयोनियन संप्रदाय, आयोनियन संप्रदाय, ठीक है, सिक्योनियन संप्रदाय और धीवन एटिक संप्रदाय, ठीक है, प्रमुख रहे हैं जो एथीना में, अपना एथेंस में चित्रकारी किए हैं। बात करें यहाँ पे तो निकियास, निकियास की बात करें बच्चों, ध्यान से क्लियर करके रखोगे, तो यह भी एक चित्रकार हुए, ठीक है, एथेंस के सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक रहे निकियास, ठीक है। छाया प्रकाश के विरोधी प्रयोग द्वारा आकृतियों में त्रिआयामी प्रभाव देने में ये पर्याप्त कुशल थे, ठीक है। छाया प्रकाश के विरोधी प्रयोग द्वारा क्या देते थे, ये त्रिआयामी प्रभाव, 3 डायमेंशनल इफेक्ट देते थे अपने चित्रों में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, ठीक है। फिदियास की बात करें तो ये भी एक यूनानी चित्रकार रहे, ठीक है। एथेना एक्रोपोलिस में ज्यूस प्रतिमा, ज्यूस की प्रतिमा ओलंपिया में स्थापित की गई, ठीक है, द्वारा निर्मित, किसके द्वारा निर्मित है तो फिदियास के द्वारा निर्मित। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, फिदियास के द्वारा निर्मित, ठीक है। एथीना एक्रोपोलिसन में, ठीक है, कहां पर निर्मित किया गया तो एथीना एक्रोपोलिस में निर्मित किया गया। ज्यूस की प्रतिमा निर्मित की गई और ज्यूस की प्रतिमा जो ओलंपिया में स्थापित की गई,
यानी ओलंपिया स्थापित की, यानी ज्यूस की प्रतिमा जो है वो दोनों शहरों में, पहले एथीना में थी और उसके बाद में फिर ओलंपिया में लगाई गई, और बनाई गई किसके द्वारा? फिदियास के द्वारा बनाई गई। सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ज्यूस की प्रतिमा की बात करें तो 35 फुट, ठीक है, ज्यूस की प्रतिमा 35 फुट तथा एथीना की प्रतिमा, ठीक है, एथीना की 40 फुट से अधिक ऊंची है। ठीक, ध्यान से क्लियर कर लीजिएगा। फिदियास के द्वारा बनाई गई, निर्मित कौन सी? एथीना एक्रोपोलिस में ज्यूस की प्रतिमा, ठीक है, फिर ओलंपिया में भी लगाई गई। ठीक, ध्यान समझ लीजिएगा। तो ज्यूस की प्रतिमा 35 फुट तथा, ठीक है, एथीना की यहां पे 40 फुट ऊंची हो जाएगी। हाँ, ज्यूस की प्रतिमा जो है ये यहाँ पे एथीना की 40 फुट से अधिक, तो एथीना की जो थी लगी थी वो 40 फुट से अधिक थी, और ज्यूस की प्रतिमा यहाँ पे मिस हुआ है ओलंपिया की, ओलंपिया में 35 फीट है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। ठीक, बात आएगी और पॉइंट्स की, ध्यान समझ लीजिएगा। इन प्रतिमाओं का जो आंतरिक भाग है वो काष्ठ का है, यानी लकड़ी का है, और उसके ऊपर स्वर्ण, हाथीदांत तथा कांस्य की परतें चढ़ाकर उत्तम शिल्पकारी की गई है ये ज्यूस की प्रतिमा को लेकर के, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखोगे। एथीना था ज्यूस की प्रतिमाओं, ठीक है, का शिल्पी कौन था? फिदियास थे। कुछ नोट पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पात्र चित्रण की प्रथम ज्यामितीय शैली 1000 ईसा पूर्व के लगभग एथेंस में उत्पन्न हुई। 750 ईसा पूर्व के लगभग एथेंस में निर्मित, ठीक है, डाईपाइलन शैली के पात्र ज्यामितीय प्रवृत्ति के सर्वोत्तम उदाहरण रहे, और ये पात्र कितने थे? 5 फुट तक के ऊंचे भी मिले हुए हैं। ये सारे नोट पॉइंट सारा इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट जो बच्चों वो सारा वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एथेंस के पात्रों पर क्या मिली? लाल आकृति का चित्रण सभी मुद्राओं में हुआ है। यूनान में किसी भी ऊंचे स्थान पर बने, विशेष रूप से एथेंस की पहाड़ी पर बने नगर दुर्ग को क्या कहा गया है? एक्रोपोलिस कहा गया है। एक्रोपोलिस जो है एक दुर्ग का नाम है, जो नगर दुर्ग है और सबसे ऊंचे स्थान पर बना हुआ है, इसीलिए इसको एक्रोपोलिस एथेंस बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम और बात करें आपसे तो, ठीक है, एक्सिकियास तथा यूक्रेनियस आरंभिक शास्त्रीय युग के यूनानी पात्र चित्रकार थे। ये दोनों महत्वपूर्ण रहे। ये शास्त्रीय युग जो रहा है, शास्त्रीय युग, उसके एक पात्र चित्रकार थे। ध्यान रखोगे इस पॉइंट्स को। आरंभिक शास्त्रीय युग में, ठीक है, एथेनियन अंत्येष्टि पात्रों, अंत्येष्टि आप समझ रहे हो, मरने की बात की गई, अंत्येष्टि पात्रों का चित्रकार कौन था? तो एक्सिकियस था। ठीक है, एक्सिकियस जो है वह एथेनियन अंत्येष्टि पात्रों पर चित्रकारी करता था। एथेंस नगर की रक्षक देवी एथीना का मंदिर, ठीक है, कहां स्थित है? तो एथीना का जो मंदिर है वो पार्थेनन है। एथेंस नगर की रक्षक देवी एथीना का मंदिर पार्थेनन्स है। एक्रोपोलिस पर अभिनव संरचनाओं से लेकर, ठीक है, पॉलीक्लिटोस के एक भाला पकड़े एक युवक की मूर्ति में आदर्शीकरण की दृष्टि और मस्तिष्क संबंधी अभिव्यक्ति, ठीक है, डोरीफेरोस या कैनॉन। ठीक, ध्यान समझ लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ये चित्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन है? तो ठीक है, क्लिटोस, पॉलीक्लिटोस की बात की गई है, और पॉलीक्लिटोस जो है उनके द्वारा एक भाला पकड़े युवक की मूर्ति को बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, पॉलीक्लिटोस के द्वारा भाला वाहक या कैनॉन नाम दिया गया। 450 से 440 ईसा पूर्व की है। खोई हुई कांस्य मूल प्रति की प्राचीन रोमन संगमरमर की प्रति, ठीक, कहां मिली हुई है? तो पोम्पोई में। ये एक क्या हो जाएगा? रोमन संगमरमर की एक प्रतिलिपि है कह लीजिए, और पोम्पोई में मिली हुई है, और 211 सेंटीमीटर ऊंची है। ठीक है, म्यूजियो आर्कियोलॉजिकल नाजियोडोनल डी नापोली में ये सुरक्षित है। आप इस चित्र को देख पा रहे हो, ठीक है, ध्यान से इसको आप क्लियर कर लेंगे। मैंने बताया था कि यूनानी चित्रकारों ने जो कोरेस चित्र बनाए हैं, कोरेस,
मैंने कोरेस के बारे में बताया आपको, अभी पिछले चित्र में बताया है कोरेस, ठीक है। कोरेस, कोरेस का मतलब होता है युवा पुरुष। कोरेस का मतलब क्या हो जाएगा? युवा पुरुष। अब युवा पुरुष को कैसा दिखाया गया है? पूर्ण नग्नता के साथ दिखाया गया है, पूर्ण नग्न, देख पा रहे हो, पूर्ण नग्न है, ठीक है। मासल लिए हुए हैं, मासल लिए हुए हैं शरीर, यानी शरीर जो है वो मांस से भरी हुई है, ठीक है। आप इस चित्र को देख पा रहे हो, यहां पर इस चित्र को, इस हैंड को आप देख पा रहे हो जिसमें भाला की बात आई है, भाला वाहक की बात की गई, भाला लिए हुए एक चित्र बताया गया है, तो ध्यान से क्लियर रखोगे। इसके बाद में हम बात करें अगले एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर, ठीक है। तो पॉली, ठीक है, ध्यान समझ लीजिएगा। अगले पॉइंट्स पर बात करें तो पॉलीक्लिटस की प्रसिद्ध कृति भाला लिए मल्ल क्या आया है? स्पीयरमैन, जो 440 ईसा पूर्व की है, वर्तमान में नेपल्स म्यूजियम इटली में सुरक्षित है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट बात है, अभी इसी चित्र को लेकर बोला गया है, ठीक है। तो ध्यान से क्लियर कर लोगे, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके रखना होगा, ठीक। पॉलीक्लोटस के लुकपीडी का अपहरण, लुकपीडी का अपहरण का चित्र के विषय को पीटर पाल रूबेंस ने पुनः से चित्रित किया था। कैनॉन शब्द की बात करें तो ग्रीक कला में पहली बार, ठीक है, पॉलीक्लिटस द्वारा ही लिया गया है, ठीक, ध्यान रखोगे। डोरोफोरस का मूर्ति जो शिल्पी रहे हैं वो कौन रहे हैं? तो पॉलीक्लिटस रहे हैं। और पॉलीक्लिटस जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉलीक्लिटस जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक का पॉइंट्स आपको कवर करके रखना होगा बच्चों। इसके आगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। और अभी यूनानी कला जो है वो समाप्त नहीं हुई है, तो आप सभी लोगों को ध्यान से समझते चलना होगा, ठीक है। अपना पॉइंट कंप्लीट करते रहिए। इसके आगे के पार्ट की हम बात करें तो बिल्कुल से अभी हेलेनिस्टिक युग की बात करेंगे, फिर रोमन युग की बात करेंगे। तो हेलेनिस्टिक और रोमन युग को हम बताते हुए तब हम आगे चलेंगे। तो यहां तक के पॉइंट्स को आप कवर करके रखिए, ठीक है। और इसके बाद हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और वहां पर हम आपको यूनानी कला का आगे का पार्ट हम कंप्लीट करेंगे, और इसी के साथ साथ हम आरंभिक ईसाई का जो युग रहा है वह भी हम ले लेंगे वहां पे उस पॉइंट्स को, और आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आप सब लोग अपनी क्लास अच्छे से करते रहें और लाइक से सब्सक्राइब करते रहें, पढ़ते रहें अच्छे से, ठीक है। आज के लिए इतना ही हो जाएगा, आप सब अपना करते चलें, ठीक है। शुभ रात्रि बच्चों, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ग्रेड प्लस टीचिंग एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, हम लोग यूनानी कला पढ़ रहे थे, यानी कि आर्ट ऑफ ग्रीस देख रहे थे, और यहाँ पर हम आर्ट ऑफ ग्रीस वाले ही पार्ट पर ही हैं, जिसमें हमने आपको पुरातन जो जहाँ से आर्ट ऑफ ग्रीस यानी कि यूनानी कला प्रारंभ हुई उसके बारे में मैंने आपसे बातें की थी। मैंने आपको बताया था कि दो महान कला का अंत हुआ, उसके बाद वहीं उसी क्षेत्र से ही, तो सबसे पहले हमने बताया था कि क्रीट कला, ठीक है, क्रीट कला हुआ, क्रीट कला का अंत हुआ, और क्रीट कला के बाद में माइसीनियन कला, ठीक है, माइसीनियन कला का अंत हुआ। क्रीट कला के बाद माइसीनियन कला का अंत हुआ। अब क्रीट कला के बाद माइसीनियन कला का अंत हुआ, माइसीनियन के बाद यूनानी आया, यूनानी कला, और ये बस उसी क्षेत्र में स्थान चेंज करते हुए था। क्रीट एक क्रीट द्वीप है, माइसीनियन एक जगह है, माइसीनिया, ठीक है, माइसीनिया में जन्मी, क्रीट के समाप्ति के बाद माइसीनिया में जन्मी माइसीनियन कला, और माइसीनिया से यूनानी, यूनान वाले इलाके की बात है, ये पूरे के पूरे भाग की बात चल रही है। तो यूनानी कला का जन्म हुआ था, और यूनानी कला में भी मैंने कई युगों की बात की, पुरातन युग, अंधकार युग, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर हमें जो पढ़ना है एक हेलेस्टिक कला है, हेलेस्टिक युग है, जिसमें अंधकार हमने पढ़ा था, अंधकार युग, ठीक है, अंधकार युग। अंधकार युग के बाद में पुरातन युग पढ़ा था,
ठीक है, पुरातन युग, और पुरातन युग के बाद में शास्त्रीय युग, ठीक है, शास्त्रीय, ठीक, शास्त्रीय युग। अंधकार और पुरातन युग में कोई विशेष नहीं रहा, वही पुरानी जो इधर से चली आई क्रीट माइसिनिया की कला, उसी में अपग्रेड होता हुआ चला। लेकिन जो हमारा शास्त्रीय युग रहा, यहां से यूनानी कला जो है वो अपने एक अलग प्रभाव में चली, अपने अलग वे में आई। तो यूनानी कला जो है वो शास्त्रीय युग यूनानी कला का रहा। इसके बाद में हेलेनिस्टिक युग आया, ठीक है। इसके बाद हम हेलेनिस्टिक युग यानी कि क्रीट की कला हमने पढ़ा, माइसिनिया की कला हमने पढ़ लिया। यूनानी कला में अंधकार, पुरातन और शास्त्रीय, इन तीनों युगों को हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। अब इसके बाद में हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक हमारा है हेलेनिस्टिक कला, ठीक है। हेलेनिस्टिक कला की बात करेंगे तो आप सब लोग इसको करते चलिए बच्चों, हमारे साथ बाकायदा अच्छे से लगे रहिए और क्लास को कंप्लीट करना है हम लोगों को। फटाफट आप ध्यान से जल्दी से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास है ये, देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप सब लोग जो है जुड़िए जल्दी से और हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है बच्चों, बात यहाँ पर आती है इसका जो समय रहा है, ठीक है, हेलेनिस्टिक का, वो था 323 ईसा पूर्व से 31 ईसा पूर्व तक। 323 से 31 ईसा पूर्व, ये वो समय है 323 का जब सिकंदर, ठीक है, सिकंदर का कार्यकाल था। देखिए सिकंदर की ही बात आई है, 356 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक की बात करें, ठीक है, तो ये सिकंदर का काल था। और इसी समय भारत में हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य इनका शासन था, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, इनकी विजयों से यूनान का रूप परिवर्तित हुआ, यानी जब सिकंदर ने अपनी विजय किया तो इससे यूनान का रूप परिवर्तित हुआ, राज्य की सीमाएं भी विस्तृत हुई, ठीक है। और 31 ईसा पूर्व में सिकंदर के अंतिम उत्तराधिकारी शासन को रोम ने, ठीक है, यानी अंतिम उत्तराधिकारी के शासन को रोम ने क्या कर लिया, हस्तगत कर लिया। जो रोम साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य, उसने क्या कर लिया, अपने अंडर में ले लिया। तो यूनान, यहां पर इस बात को ध्यान में रखना होगा कि यूनानी कला के बाद में रोमन कला के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य जो है वह अपने कब्जे में ले लेता है यूनानी कला को, ठीक है, यानी यूनान की जो क्षेत्र थे उन पर कब्जा रोमन का हुआ, ठीक। तो यूनानी कला को हम यहां समझेंगे। इस बीच के यूनानी इतिहासकार का जो समस्त युग देखने को मिला वो हेलेनिस्टिक कहा गया। क्या कहा गया, हेलेनिस्टिक कहा गया, इसीलिए इसको हेलेनिस्टिक युग कहा गया। यानी 323 से 31 ईसा पूर्व के बीच का जो कार्यकाल रहा वो हेलेनिस्टिक कार्यकाल रहा, हेलेनिस्टिक युग रहा। तो इन पॉइंट्स को आप अच्छे से यहाँ पे हमारे साथ करते चलेंगे। यूनान से बाहर की बात करें तो यूनान से बाहर समस्त क्षेत्रों में हेलेनिक संस्कृति का प्रसार हुआ और यह प्रभाव भारत तक भी आया। इसे भारत तक आया क्योंकि हेलेनिस्टिक कला जो है वो भारत के कला से मिक्स्ड हुई, ठीक है। हम इस पर चर्चा करेंगे आपसे। तो हेलेनिस्टिक का प्रसार हुआ और इसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिला। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखोगे। इसके बाद में हम बात करें तो हेलेनिस्टिक युग जो है, ठीक है, कला तथा विज्ञान की सभी शाखाओं में निरंतर अन्वेषण करने की प्रवृत्ति लेकर आया और अन्वेषण किया हेलेनिस्टिक में, ठीक है। ये जो है हेलेनिस्टिक कला जो है वो रोमन कला में बहुत स्पष्ट भेद नहीं मिल पाता है, यानी जो हेलेनिस्टिक कला है बिल्कुल रोमन कला के जैसी ही है दोनों कला। क्योंकि हेलेनिस्टिक कला की बात करें तो उसके बाद रोमन कला का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन दोनों में विशेष भेद देखने को नहीं मिलता है। रोम परंपराएं विकसित होकर स्वयं हेलेनिस्टिक कला के विकास में सहायक होती रही। यानी हेलेनिस्टिक कला जो चली आ रही थी 323 ईसा पूर्व से, वह 31 ईसा पूर्व के समय में जब रोम परंपराएं विकसित हुई तो वे कैसी हो गई, मिल गई किससे, हेलेनिस्टिक से मिल गई और उसी को आगे बढ़ाने का काम किया, उसका विकास। हम बात करें तो अंतिम हेलेनिक युग की बात करें, ध्यान समझिएगा, अंतिम हेलेनिक युग की बात करें तो अंतिम हेलेनिक युग
में प्राचीन आदर्शों के बजाय उपलब्ध सुंदर स्त्री पुरुषों के आधार पर आदर्श आकृतियों की रचना का प्रयत्न हुआ। क्या आया? सुंदर। देखिए यहां पर समझेंगे, अंतिम हेलिस्टिक प्राचीन आदर्शों के बजाय, प्राचीन आदर्श को नहीं लिया गया, कैसा लिया गया? चित्रण जो हुए वो थे कैसे? तो सुंदर स्त्री पुरुष, ठीक है, सुंदर स्त्री पुरुष की आकृतियों, ठीक है, पुरुषों के आधार पर आकृतियों की रचना की गई, ठीक है, आकृतियों की रचना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, आकृतियों की रचना हुई। मैं बात करूं यहां पर, तो इन आकृतियों में भारीपन तथा अनुपातहीनता है। भारीपन भी और अनुपात क्लियर नहीं है, अनुपातहीनता भी है इसमें। इसके बाद में एक चित्र आता है कि सोमेथ्रस द्वीप में मिली एक चित्र है जो विजयश्री की है, वो यूनानी, ठीक है, प्रतिमा, ठीक है, पेरियन मार्बल द्वारा निर्मित है। ये पेरियन मार्बल के द्वारा निर्मित है और लगभग 200 से 190 ईसा पूर्व की है, जो कि लुब्र संग्रहालय पेरिस में स्थापित भी है ये, ठीक है, लुब्र संग्रहालय पेरिस में ये स्थापित है, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ध्यान से आप इसको देख पा रहे हो, ठीक है। ये विजयश्री की कुछ प्रतिमा है, ये तो टूटी हुई है, ठीक है, आप इसको देख पा रहे हो, विजयश्री की प्रतिमा, ठीक है, ध्यान से इसको कवर करते चलोगे सब लोग। चलो पॉइंट करते रहिएगा, चित्र आपने देखा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हम और आगे चलेंगे, ठीक है, इसी पर बात करेंगे विजयश्री को लेकर के, ठीक है। तो इनके भी और चित्रकारी हुई हैं, जिससे इसमें मिलता क्या है कि पंखदार विजयश्री की मूर्ति तथा चित्र बनाने वाले प्रथम कलाकार जो हैं कौन कौन थे? तो पियोनियस और दूसरे कौन से हैं? ठीक है, अरिस्तोफोन। तो पियोनियस और अरिस्तोफोन जो हैं वह विजयश्री की मूर्ति बनाने वाले थे। नाम था पियोनियस और दूसरे हो जाएंगे कौन से? ठीक है, अरिस्तोफोन। तो पियोनियस और अरिस्तोफोन ये दोनों ऐसे महान भाव हैं जिन्होंने विजयश्री की प्रतिमा बनाई हुई है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे, तो एक मिलोस द्वीप है, मिलोस द्वीप जहां से प्राप्त हुई है और लुब्र संग्रहालय पेरिस में ये सुरक्षित है, ठीक है। वीनस डी मिलो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वीनस डी मिलो, ठीक है। ये मार्बल से बनी हुई है और 203 सेंटीमीटर के आकार में है मूर्ति, और हेलेनिस्टिक काल में बनी, लगभग 130 से 100 ईसा पूर्व के काल की है। ध्यान से समझ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, लुब्र संग्रहालय में है, मार्बल से बनी हुई है, 203 सेंटीमीटर की है, वीनस डी मिलो, और लगभग ये देख पा रहे हो इस चित्र को, ठीक। इस चित्र का नाम है, क्या नाम है? वीनस डी मिलो, नाम है इस चित्र का वीनस डी मिलो, ठीक है। इस चित्र का नाम हो गया वीनस डी मिलो, और ये इसकी लंबाई कितनी है? 203 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है, 203 सेंटीमीटर लंबी है, और कब की है? हेलेनिस्टिक
हेलेनिस्टिक युग की है, लगभग 130 से 100 ईसा पूर्व की है। ठीक है, 130 से 100 ईसा पूर्व की है। और कहां पर है? लुब्र संग्रहालय पेरिस में है। लुब्र संग्रहालय पेरिस में ये सुरक्षित है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। लुब्र संग्रहालय पेरिस में सुरक्षित है। और बनी कैसे है? तो मार्बल से निर्मित है। मार्बल से ये बनी हुई है। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से रखोगे अब दिमाग में इस चित्र को। ठीक है, एक एक पॉइंट आपका कवर होना चाहिए। ठीक है, ठीक, वीनस डी मिलो। अब हम चलेंगे आगे, इसी के आगे। ठीक है, एक चित्र मिलता है, कौन सा? हेलेनिस्टिक प्रिंस। किसका? तो हेलेनिस्टिक प्रिंस का है। यह कैसी है? कांस्य प्रतिमा, जिसे मूल रूप से क्या बोला गया है? सेल्यूडिस या पोर्गमोन, पोर्गमोन के एटलस द्वितीय का माना जाता है। क्या माना जाता है? सेल्यूडिस या पोर्गमोन के एटलस द्वितीय की ये प्रतिमा है, जिसे अब एक रोमन जनरल का चित्र माना जा रहा है कि एक रोमन जनरल है। ठीक है, जिसे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में रोम में काम करने वाले एक यूनानी कलाकार ने बनाया है। तो ये अटलस की प्रतिमा लग रही है, जो कि कांस्य प्रतिमा है। ठीक है, यूनानी कलाकार ने इसको बनाया है। आप इस चित्र को देख सकते हो। ठीक है, ये चित्र आप देख पा रहे हो, ये अटलस द्वितीय की प्रतिमा है, ऐसा माना जा रहा है। किसकी? तो अटलस। कैसी है? तो कांस्य की प्रतिमा है। ठीक है, एटलस द्वितीय की ये कांस्य की प्रतिमा है। ध्यान से इसको देख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, अगले पॉइंट्स की हम बात करें तो ध्यान से देखते चलेंगे। जो हेलेनिस्टिक चित्रकला है, उनके महान आचार्यों में, ठीक है, एपेलीज का एक बहुत महत्वपूर्ण है। कौन है? ठीक है, एपेलीज। तो ध्यान रखोगे। सिकंदर महान की हम बात कर लें तो इनका जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व में हुआ। कहां पर हुआ? तो मेसोडोनिया में हुआ था। 356 ईसा पूर्व मेसोडोनिया। ठीक है, 356 ईसा पूर्व में कहा हुआ? मेसोडोनिया में हुआ। ठीक है, और एपेलीज की हम बात करें तो एपेलीज जो है वो हेलेनिस्टिक युग का आरंभिक था, सिकंदर का दरबारी था। एपेलीज की बात आई है, ध्यान समझ लीजिएगा। महान चित्रकार के महान आचार्यों में इनका नाम रहा है। आरंभिक जो हेलेनिस्टिक का जो आरंभिक युग था, बिल्कुल यहीं से ही स्टार्ट हुआ, इसी समय से 323 ईसा पूर्व से हेलेनिस्टिक युग स्टार्ट हुआ।
और इस हेलेनिस्टिक युग में हम बात करें तो आरंभिक था सिकंदर का दरबारी चित्रकार था। ठीक है, सिकंदर का चित्र बनाने वाला प्रथम चित्रकार जो था वो कौन सा था, तो एपिलीज था। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला प्रथम शिल्पी, उनका नाम था लिसिपस। जो प्रथम शिल्पी थे जो इनकी मूर्ति बनाए थे उनका नाम था लिसिपस, और चित्र बनाए थे जिनका नाम था एपिलीज। ठीक है, हेलेनिस्टिक चित्रकला के प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत कम मिल रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। इस युग की एक विशिष्ट कृति सिकंदर का मणिकुट्टिम है ये। ठीक है, एक विशिष्ट कृति है सिकंदर का जो मणिकुट्टिम चित्र है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा भी जाता है। ठीक, तो सिकंदर का मणिकुट्टिम चित्र जो है वो यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। एक और आता है ओडिसी दृश्य तथा सिकंदर का मणिकुट्टिम भित्ति चित्र रोम में अंकित है। कहाँ स्थित है, तो ओडिसी दृश्य एक है, और उसी के साथ साथ बात करें हम सिकंदर के मणिकुट्टिम भित्ति चित्र की, वो रोम में अंकित है। ठीक, तो ध्यान समझ लीजिएगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट बात थी। अब बात आती है कि मणिकुट्टिम की बात करें तो मणिकुट्टिम जो है मणिकुट्टिम चित्र जो है सबसे पहले कहाँ बने हैं, तो पोम्पोई। ठीक है, पोम्पोई में बने हैं। मणिकुट्टिम के चित्र जो सबसे पहले कहाँ बने, तो पोम्पोई में बने हुए हैं। ठीक है, हेलेनिस्टिक युग में उन्हीं नियमों का अनुकरण हुआ है जिनकी स्थापना 5वीं तथा 4वीं सदी ईसा पूर्व में यूनानियों ने की थी। उसी ही नियमों का अनुकरण करके हेलेनिस्टिक युग में चित्रकारी की गई है। इस कला को हम बात करें तो जीवन के समस्त पक्षों एवं विषयों से संबंधित माना जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से आप क्लियर करके रखोगे। ठीक, अब हम कुछ नोट बिंदुओं पर बात करें जो कि हेलेनिस्टिक से ही संबंधित है। ठीक है, यहां पर बात आ रही है लाकून की प्रतिमा की। ठीक है, तो लाकून की प्रतिमा की हम बात करें तो लाकून की प्रतिमा का निर्माण हेलेनिस्टिक युग में ही हुआ है। ठीक है, अभी इस पर हम चर्चा करेंगे, इसके चित्र भी दिखा देंगे आपको। भारत में गांधार कला का जो उदाहरण है, इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में गांधार कला का उदाहरण जो मिलता है उसमें हेलेनिस्टिक कला भी मिलती है। मैंने पढ़ाया हुआ है, जब गांधार कला मैंने बताया था आपको तो उसमें हेलेनिस्टिक कला की बात की थी। गांधार कला वहां पे एक चित्रकारी जो बताई थी तो हेलेनिस्टिक का बताया था। अभी जो चित्र मिल रहे हैं ऐसे ही भगवान बुद्ध के सुंदर चित्रण की बात की गई है। ठीक है, मेनाद के सिर के साथ हेलेनिस्टिक राहत कटोरा 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो ब्रिटिश संग्रहालय में, नाम क्या है, हेलेनिस्टिक राहत कटोरा, और इस पे मेनाद का सिर लगा हुआ है, आप देख पाओगे मेनाद का सिर है ये। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये मेनाद का सिर है। ठीक है, तो मेनाद का सिर है, इसको ध्यान से आप कवर करते चलोगे, ये हो जाएगा आपका मेनाद का सिर। ठीक है, ध्यान से क्लियर करते चलेंगे ये। ठीक, तो कटोरा है कुछ ऐसा और इसमें मेनाद का सिर बना हुआ है इस कटोरे में। ठीक है, आप कटोरा आपको साफ साफ दिख रहा होगा और इस कटोरे में मेनाद का सिर बना हुआ है ये। ठीक है, ध्यान से आप देखते चलेंगे, कहाँ स्थित है, ब्रिटिश संग्रहालय में स्थित है, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये बना हुआ है। ठीक है, कब बना हुआ है, तो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बना है और यह ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित है, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखोगे आप सभी लोग। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे और बिंदु पर। तो बिल्कुल अब हमारी जो कला अगली आती है वह कला है रोमन कला की बात है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे यूनानी कला में हेलेनिस्टिक कला, तो यूनानी कला में हेलेनिस्टिक कला को हमने जाना। अब हम हेलेनिस्टिक कला के बाद में हमारी जो अगली कला है वह रोमन कला है। रोमन कला की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रोमन साम्राज्य का जो आधिपत्य हो गया था, ठीक है, सिकंदर वाले शासन वाले इलाके पर, यूनान पर रोमन वाले लोग आ गए थे और इस कला का प्रादुर्भाव 31 ईसा पूर्व के बाद हुआ है। और कहा जाता है कि हेलेनिस्टिक कला जो है उसी में ही रोमन कला आकर के मिक्स हो गई है और वो जो है हेलेनिस्टिक को और प्रभावी बनाई हुई है। रोमन कला की बात करें तो प्राचीन शास्त्रीय जगत के अंतिम युग की कला मानी जाती है इसको, शास्त्रीय जगत का अंतिम युग की कला, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया
कि अंधकार युग, पुरातन युग, शास्त्रीय युग, हेलेनिस्टिक युग और फिर ये रोमन युग, और ये सभी जो है वो शास्त्रीय से संबंधित हैं। 31 ईसा पूर्व में सीजर के उत्तराधिकारी, ठीक है, ऑक्टेवियन ने सुदृढ़ रोमन साम्राज्य की स्थापना की थी। जूलियस सीजर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, सीजर के उत्तराधिकारी रहे जिनका नाम ऑक्टेवियन रहा, और ऑक्टेवियन ने ही 3100 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य की स्थापना कहां पर की, यानी कि सिकंदर के जो पीढ़ी, सिकंदर की कुछ पीढ़ी के बाद में जो उस पे कह लीजिए सिकंदर का शासन चल रहा था, उस शासन को समाप्त करके ऑक्टेवियन ने 31 ईसा पूर्व में अपना साम्राज्य रोमन साम्राज्य के नाम से स्थापित किया। समस्त रोमन साम्राज्य में इस समय जो कला शैली प्रचलित हुई उसे यूनानी रोमन, ठीक है, ग्रेको रोमन कहा गया। यूनानी रोमन कला शैली कहा गया जो प्रचलित हुई, यानी हेलेनिस्टिक और रोमन दोनों मिक्स हुई। हेलेनिस्टिक और रोमन दोनों मिक्स हुई और मिक्स होकर के रोमन एक नई कला शैली का जन्म दिया, लेकिन ये बिल्कुल वैसी ही थी, ठीक है, तो इनको आपको ध्यान में रखना होगा। बात आती है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की, तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में रोमन लोग यूनानी कला के प्रति इतने आकर्षित हुए कि समस्त हेलेनिक जगत के कलाकार, कौन, समस्त हेलेनिक जगत के कलाकार रोमन शासकों तथा धनी वर्ग के संरक्षण में पहुंचने लगे। इतने आकर्षित हो गए थे कि जो हेलेनिस्टिक कलाकार थे वे कहां जाने लगे, जो रोमन साम्राज्य के धनी लोग थे, धनी शासक, रोमन शासक और धनी लोग, उनके यहां जाने लगे अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी, इसको ध्यान में रखोगे। इस युग में हम बात करें तो आकर, ठीक है, इस युग में आकर भवनों में विशाल पैनल चित्र बनाए जाने लगे। कैसे बनाए जाने लगे, तो विशाल पैनल वाले चित्र जो हैं, भित्ति चित्र भवनों के अंदर बनाए जाने लगे थे। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की मूर्ति कला में, ठीक है, प्रतिकाकृतियों में रोमन पौराणिक गाथाओं, पुष्पाहारों, फूल और धार्मिक क्रियाकलापों का अंकन भी हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर इनका अंकन होने लगा था। पौराणिक गाथाएं और पुष्पहार, फूल, फल, इन सब चीजों को देखा जाए और धार्मिक क्रियाकलाप, तो इनके भी अंकन यहाँ देखने को मिले हैं। इसके बाद में हम बात करें तो स्मारकों पर तत्कालीन घटनाओं को उत्कीर्ण किया गया है। जो स्मारक पाए गए हैं उन पर उस समय की जो घटना थी उसको उत्कीर्ण किया गया था। और 79 ईस्वी में रोमन भित्ति चित्रों की विषय वस्तु अथवा पृष्ठभूमि में वास्तु का उपयोग अनिवार्य रूप से किया गया। एक इंपॉर्टेंट लाइन, ये इंपॉर्टेंट लाइन इसलिए है कि वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखा गया है और ये बात 79 ईस्वी की है, ईसा पूर्व की नहीं, ठीक है। तो 79 ईस्वी की है और उस समय रोमन के भित्ति चित्रों की बात करें तो उनका जो विषय रहा है वो वास्तु के अनुसार हो गया था, ठीक है। तो इस बात को यहां पर ध्यान में रखना होगा। और आगे की हम बात करें तो मकबरे, संगमरमर के मकबरे पर हेलेनिस्टिक, ग्रीक, ठीक है, एनकास्टिंग पेंटिंग जिसमें, ठीक है, थियोडोरस नामक एक युवक का चित्र मिलता है। थियोडोरस, ठीक है, थियोडोरस नामक एक चित्र मिलता है। ये एनकास्टिंग की गई है, कैसी, ग्रीक, ठीक है, कैसी हुई है तो हेलेनिस्टिक, ग्रीक एनकास्टिक, ठीक है, ग्रीक एनकास्टिक पेंटिंग है, एनकास्टिक में किया गया है। रोमन ग्रीस की अवधि के दौरान ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व का है, ये यानी पहली शताब्दी ईसा पूर्व का है। थेब्स का पुरातत्व संग्रहालय में, थेब्स के पुरातत्व संग्रहालय में ये सुरक्षित भी है। और इसकी बात करें तो देख सकते हो आप, ये थियोडोरस का ये चित्र है, ठीक है, थियोडोरस का ये चित्र है, ध्यान से देख पा रहे हो, ठीक है। थियोडोरस का ये चित्र है, किसका है तो थियोडोरस, ठीक है, थियोडोरस का चित्र, ध्यान से देख सकते हो इसको, थियोडोरस का चित्र है। और थेब्स पुरातन संग्रहालय में सुरक्षित है ये, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखोगे, थेब्स पुरातन संग्रहालय में संरक्षित है।
और हेलेनिस्टिक ग्रीक हेलेनिस्टिक ग्रीक का ये चित्र जो एनकास्टिंग ठीक है, ये कौन सा हो गया है, एनकास्टिंग में बनाया गया है। ये एनकास्टिंग माध्यम से ये बनाया गया सुंदर सा चित्र है। आप इस चित्र को देख पा रहे हो, थियोडोरस का एक चित्र है और ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का है। ठीक है, कब का है, तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का बना हुआ है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में ये चित्रित किया गया। इंपॉर्टेंट चित्र हो जाएगा, ध्यान से इसको करते चलेंगे आप लोग। ठीक है, इसके आगे हम चल रहे हैं बच्चों। आगे की बात करें तो यहाँ पे एक चित्र और बात किया जाएगा। आगस्तस के समय बरामदे की दीवार के पीछे उद्यान का चित्रण बहुत ही लोकप्रिय रहा है। ठीक है, आगस्तस की एक प्रतिमा है जो पहली शताब्दी की है। आप इस प्रतिमा को देख पा रहे हो, ये प्रतिमा आगस्तस की है। आगस्तस की ये प्रतिमा है। ध्यान से आप देख पा रहे हो, एक इंपॉर्टेंट चित्र है ये अगस्तस का। ठीक है, देख सकते हो। इसके बाद हम और आगे चलेंगे। तीसरी और चौथी, ध्यान समझिएगा, तीसरी और चौथी शताब्दी में रोमन कला की जो शास्त्रीय परंपराएं थी वो नष्ट होने लगी। ठीक है, ईसवी की बात है ये, तीसरी, ठीक है, तीसरी व चौथी शताब्दी ईसवी की बात है। ईसा पूर्व खत्म हो चुका है। अब रोमन कला की जो शास्त्रीय परंपरा थी वो तीसरी चौथी शताब्दी आते आते समाप्त होने लगी और इनका प्रधान कारण रोमन साम्राज्य का पतन था। कारण क्या था, रोमन साम्राज्य का पतन होने वाला था। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य का पतन, ध्यान रखोगे, रोमन साम्राज्य का पतन होने वाला था, इसीलिए जो शास्त्रीय कला थी वह समाप्त होने लगी। ठीक है, यानी शास्त्रीय ठीक है, शास्त्रीय कला परंपरा जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगी, समाप्त होने लगी। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। प्रसिद्ध रोमन चित्रकारों में हम बात करें तो गैरगैसोस, ठीक है, डेमोफिलोज और फैलियस पिक्टर, पैक्यूवियस, ठीक है, सेरोपियन, मेट्रोडोरस और गेविनियस जैसे नाम यहाँ पर प्रमुख हैं। इन चित्रकारों ने इस समय अपनी कला आगे बढ़ाई। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने चाहिए। इसके बाद हम यूनानी कला के कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे कुछ शाब्दिक पॉइंट्स आ जाते हैं उनको देखते हुए चलेंगे और कुछ चित्रों को भी यहां पर देखते हुए चलेंगे। ये कॉमन पॉइंट्स हैं। कहा गया कि मुक्ताकाश प्रेक्षागृह, ठीक है, तो
ये एम्फी थिएटर की बात की गई है, जो कि इसको बोला जाता है क्या, ठीक है, कोलोजियम। कोलोजियम कहा गया है ये। रोमन वास्तुशिल्प का सर्वाधिक प्रशंसित और अनुकृत अभिप्राय क्या है, तो विजय द्वार है। रोमन साम्राज्य की बात करें तो वास्तुशिल्प का जो सर्वाधिक प्रशंसित रहा है और अनुकृत अभिप्राय जो रहा है वो क्या रहा है, विजय द्वार रहा है। ठीक है। परगामन पहाड़ी के श्वेत स्मारक की भद्रिका का विषय, जो परगामन पहाड़ी है उसमें भद्रिका बनी हुई, उसका विषय, ठीक है, वर्तमान में लुब्र संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है। और क्या है, तो जाइजेंटो मेचिया, क्या नाम आया, जाइजेंटो मेचिया है। तो जो भद्रिका का जो विषय रहा है वो क्या रहा है, जाइजेंटो मेचिया। ठीक, ध्यान रखोगे, जाइजेंटो मेचिया ये हो जाएगा। और ये जो है श्वेत स्मारक की भद्रिका जो है वो लुब्र संग्रहालय में सुरक्षित है। शास्त्रीय कला में हम बात करें तो निक्स देवी, एक निक्स देवी हुई हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट बिंदु इसलिए है क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, जितने भी टॉपिक इसमें आएंगे सभी ध्यान रखोगे, क्या हो जाएगा, सभी इंपॉर्टेंट हैं। यहां से क्या हुआ है, प्रश्न जो है वो पूछे गए, इसके नीचे जितने भी पॉइंट्स चलेंगे। तो क्या बताया कि शास्त्रीय कला में निक्स देवी को अंधी दिखाया गया है। कैसा दिखाया है, निक्स देवी को अंधी दिखाया गया है। यूनानी देवता मानवीय गुणों के आदर्शों के प्रतीक थे। जो यूनानी देवता थे वो कैसे थे, मानवीय गुणों के आदर्शों के प्रतीक बताए गए हैं। यूनानी शिल्प में पुरुष तथा नारी सौंदर्य की प्रतीक अपोलो तथा अफ्रोदिति अनुकृतियां हैं। यानी नारी सौंदर्यता में अफ्रोदिति और पुरुष सौंदर्य में अपोलो। तो अपोलो और अफ्रोदिति जो ऐसे दो लोग हैं वो यूनानी शिल्पों में पुरुष और नारी सौंदर्य को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। अफ्रोदिति की हम बात करें तो अफ्रोदिति को वीनस कहा गया है। जो अफ्रोदिति हैं उन्हें क्या कहा गया है, वीनस कहा गया है। अफ्रोदिति को वीनस कहा गया है। ठीक है। लुडोविंसी सिंहासन पर सागर में से उत्पन्न होते हुए प्रेम की देवी अफ्रोदिति यूनानी देवी की आकृति उत्कीर्ण है। ठीक है। तो यहां पर कुछ देख पाओगे, ये हो जाएगा अफ्रोदिति का चित्र, पूरा यहाँ पे नहीं आ पा रहा है। ठीक है। तो इसको धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा रहा हूं, आप देख पाओगे। ये यूनान की देवी यानी वीनस जिन्हें कहा गया है, अफ्रोदिति का ये चित्र हो जाएगा, आप देख पाओगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इनका चित्र है। ठीक है। यूनान की देवी अफ्रोदिति, ये यूनान की देवी अफ्रोदिति हैं। ठीक है। तो इस चित्र को आपने देखा। अब इसके बाद हम चलेंगे और आगे। यहां पर एक चित्र और आया है अफ्रोदिति का, कैसे आया है, तो स्तनपान कराते हुए। ठीक है। अफ्रोदिति का एक चित्र आया हुआ है। ठीक है, स्तनपान कराते हुए अफ्रोदिति, आप देख पाओगे एक चित्र है स्तनपान कराते हुए अफ्रोदिति। ठीक है, स्तनपान कराते हुए अफ्रोदिति का यह चित्र जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुंदर चित्रकारी की गई है, ध्यान से देख पा रहे हो आप सब लोग। ठीक, चलो आगे की हम बात करें यहां पे, तो ग्रीक की बात आ रही है। ग्रीक देवता इरोस की आकृति रोमन कला में क्यूपिड नाम से अंकित हुई है। तो ये ग्रीक के देवता इरोस हैं, जिनकी आकृति रोमन कला में किस नाम से है, तो क्यूपिड नाम से है, क्यूपिड नाम से अंकित हुई है। क्यूपिड तथा अफ्रोदिति को कुछ इस प्रकार दिखाया गया है। आप इस चित्र के माध्यम से समझ पा रहे हो।
यहाँ पे क्यूपिड और अफ्रोदिति को दिखाया गया है। ठीक है, क्यूपिड तथा अफ्रोदिति। ठीक है, ये जो है वो अफ्रोदिति हैं और एक पीछे जो एक चित्र दिखाया गया है वो क्यूपिड है। यानी कि ये जो पीछे वाला जो चित्र दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ये चित्र बना हुआ है, ये वाला चित्र क्या हो जाएगा, किसका है, तो क्यूपिड का है। ठीक, क्यूपिड है ये, और ये जो है ये स्वयं अफ्रोदिति है। ठीक है, तो क्यूपिड और अफ्रोदिति को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, एरोस की बात आई है, रोमन देवता एरोस। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको पॉइंट करते हुए चलोगे। सभी पॉइंट्स जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, क्यूपिड तथा अफ्रोदिति का ये चित्र है। फिर हम और आगे चलेंगे अगले पॉइंट्स की तरफ। एक चित्र यहां पे देखने को मिलता है कि संगमरमर निर्मित यहां पे एक चित्र है, नाम है, ठीक है, लाकून प्रतिमा है, जो वेटिकन म्यूजियम में स्थित है। ठीक है, इस चित्र को आप देख पा रहे हो, यह है बच्चों लाकून की प्रतिमा। ठीक है, लाकून की प्रतिमा जो कहां स्थित है, वेटिकन म्यूजियम, इटली में स्थित है। ये संगमरमर से निर्मित है। ठीक है, संगमरमर से निर्मित एक लाकून प्रतिमा यहां पे आप देख पा रहे हो, एक लाकून प्रतिमा है। ठीक, जो संगमरमर से निर्मित है और वेटिकन म्यूजियम इटली में ये सुरक्षित है। ठीक, आगे हम बात करें आपसे तो बच्चों रोमन युग की बात आती है। तो रोमन युग में अंकित सर्वाधिक भित्ति चित्र जो है वो हरकुलेनियम में उपलब्ध हैं। कहाँ उपलब्ध हैं, तो हरकुलेनियम। निम्नलिखित में से पुस्तक चित्रकला के रूप में रोमन चित्रों में नहीं मिलता है। रोमन चित्रों में कोई पुस्तक चित्रकला की बात नहीं है। ठीक है, वासना मूलक कृतियों के लिए पैरिसियस शास्त्रीय चित्रकार विशेष प्रसिद्ध थे। कैसे, तो जो वासना मूलक कृति बनाया है इन्होंने, उनको बनाने वाले कौन थे, पैरिसियस नामक शास्त्रीय चित्रकार थे, जिन्होंने वासना मूलक कृतियों को बनाया हुआ है। पुरुषाकृति से नारी आकृति के शरीर के रंग में अंतर करने वाला प्रथम यूरोपीय चित्रकार जो रहा है, यूनानी चित्रकार, वो उनका नाम था यूमारीज नामक चित्रकार हुए। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी टॉपिक, सभी पॉइंट्स जो दिए गए हैं, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटों में से एक है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, ये नारी आकृति के शरीर में और पुरुष आकृति के शरीर में रंगों में भेद करने वाले पहले चित्रकार हुए, जिनका नाम यूमारीज है। और वासना मूलक कृतियों को बनाने वाले पैरिसियस नामक शास्त्रीय चित्रकार हुए, जो कि विशेष प्रसिद्ध रहे। और इसके साथ साथ स्थिति लाघव को दिखाने वाले पहले यूनानी चित्रकार किमोन रहे हैं। सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहां से प्रश्न पूछा गया है और पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखोगे आप सभी लोग। इसके बाद हम और आगे बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, स्थिति लाघव का प्रयोग करके
ठीक है। किमोन तथा यूनानी चित्रकार ने चित्रकला के क्षेत्र में परिप्रेक्ष्य के प्रयोग के लिए नए द्वार खोले थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। यहूदी धर्म के संस्थापक इब्राहिम थे, यहूदी धर्म। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, यहूदी की बात आती है तो यहूदी धर्म के संस्थापक का नाम था इब्राहिम। प्लेटो तथा अरस्तु यूनान देश के रहने वाले ही थे, ये सभी यूनानी थे। ग्रीस यानी यूनानी बात की गई। प्राचीन कला की वास्त चित्रकला प्रसिद्ध है, प्राचीन कला में वास्त चित्रकला प्रसिद्ध है। ठीक है, ठीक है। इट्रैक्शन कला की बात की गई तो ये प्राचीन रोम कला से संबंधित है। ठीक है, इट्रैक्शन कला। पारसी धर्म की बात करें तो इसके जो प्रवर्तक रहे उनका नाम था जरथुष्ट। पारसी धर्म के जो प्रवर्तक रहे उनका नाम जरथुष्ट था। तो जरथुष्ट जो थे वो पारसी धर्म के प्रवर्तक थे। रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के डेल्फी नगर से प्राप्त हुई है। रथवाही एक इंपॉर्टेंट प्रतिमा है जो कि पूछी गई है, कई बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनान की कलाकृति रथवाहक जो कि 478 ईसा पूर्व में बनाई गई। ठीक है, 478 ईसा पूर्व में बनाई गई ये। ठीक है, डेल्फी से प्राप्त हुई है। ठीक है, जिसको सारथी बोला जाता है। कांस्य प्रतिमा है, डेल्फी संग्रहालय ग्रीस में ही ये सुरक्षित है। ठीक, अब एक बात आती है ठीक है, माइरन की एक प्रसिद्ध कृति है जो वर्तमान समय में म्यूनिख संग्रहालय जर्मनी में स्थापित है। ठीक है, माइसन की प्रसिद्ध कृति है ये। माइरन नाम के एक व्यक्ति हुए जिनकी कृति है, और वे कहां पर स्थित है तो म्यूनिख संग्रहालय जर्मनी में स्थित है, जिसका शीर्षक क्या बोला जाता है तो डिस्कोबॉलस कहा गया है। डिस्कोबॉलस माइरन यूनानी शिल्पी की कृति है, और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, चक्का फेंकने वाला। ठीक है, चक्का फेंकने वाला कलाकार जो रहा है उनका नाम है माइरन। ठीक है, ध्यान रखोगे माइरन जो है, और ये चित्र आप देख पा रहे हो ये एक यूनानी चित्र है। ठीक है, जो चक्का फेंकने वाले की बात आ रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये कांस्य की बनी हुई है, तो ध्यान से आप इसको पॉइंट कर लोगे, देखते चलोगे इसको। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बिंदु है। ठीक है, ये डिस्कोबॉलस नामक चित्र है, डिस्कोबॉलस कहा गया है, माइरन के द्वारा बनाया गया है ये। ठीक है, नाम देखिए डिस्कोबॉलस, ये डिस्कोबॉलस चित्र है, और माइरन द्वारा बनाया गया है, माइरन द्वारा बनाया गया है। ठीक है, म्यूरिख संग्रहालय जर्मनी में ये सुरक्षित है, जर्मनी में ये सुरक्षित है। कांस्य प्रतिमा है, तो ध्यान से आप इसको देख पा रहे हो, इंपॉर्टेंट आकृति है ये। ठीक है, इसके बाद हम और आगे चलेंगे। आगे की बात करें तो बच्चों आरंभिक यूनानी वास्तुशिल्प का हम बात करें तो आरंभिक यूनानी वास्तुशिल्प का प्रवेश द्वार त्रिभुजा आकृति शीर्ष वाले स्वरूप में मिलता है। एक इंपॉर्टेंट बात है ये, और ये बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। वास्तुशिल्प का जो प्रवेश द्वार रहा है ये बहुत ही फेमस चित्र है और प्रशंसनीय है। ठीक है, त्रिभुजा आकृति में ये बना हुआ है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने ही जारी किए थे। ठीक, प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल जीएस देवी, ठीक है, क्या नाम रहा है, जीएस देवी देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। जीएस की बात करेंगे तो इसका चित्र हमने आपको पिछली क्लास में दिखा दिया है, जीएस और गैनीमेड। ठीक है, तो जीएस नामक एक देवता है। ठीक है, और उन्हीं के सम्मान में ओलंपिक खेल शुरू किया गया था। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी है। होमर यूनान के आदि कवि, दोनों आंख से अंधे थे। होमर जो थे वो अंधे थे। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि ब्लैक फिगर, जो ब्लैक फिगर तकनीकी है वो यूनान कला में प्रयोग की गई है। तो ये ब्लैक फिगर तकनीकी हो जाएगी जो यूनान कला में ही प्रयोग में लाई गई है। ठीक है, तो ये यूनानी कला की बात की जाए तो अंतिम पॉइंटों पर हम हैं। स्त्री की बात करें तो बिल्कुल कोरोस बोला गया है। पुरुष की बात करेंगे तो कोरे। ठीक है, स्त्री और पुरुष
ठीक है, कोरे और कुरोस नामक नाम से जाना जाता है। मेडुसा एंड सन क्रिश, ठीक है, क्रिशार, ठीक है, कोर्फ संग्रहालय ग्रीस में ये प्रदर्शित है, यानी संरक्षित है वहीं पर, कोर्फ संग्रहालय है वहां पर ये रखे हुए हैं। ठीक है, इतना टॉपिक आपका था बच्चों, ये हमारी यूनानी कला जो कि 2 पार्टों में 2 क्लास में खत्म हुई है। और इसके बाद में हम आपसे मिलेंगे अपने नए क्लास में, यानी कि अगले नेक्स्ट लेक्चर में। वहां पर हम आपको, ठीक है, प्रारंभिक ईसाई, बेजेंटाइन, गोथिक और रोमनस्क यानी कि रोमन कला जो इसके बाद की है उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो ये अगले टॉपिक्स हैं जिनमें हमको पढ़ना होगा। ठीक है, प्रारंभिक जो आरंभिक ईसाई है, ईसाई आरंभिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईसवी और ईसा पूर्व के बीच में जब शुरुआत हुई, ठीक है, तो पहली दिन यानी पहला तारीख जो ईसवी का, वहां से ही, ठीक है, ईसाई धर्म के प्रवर्तक स्वयं यीशु जी, ईसा मसीह का जन्म हो चुका था। इसके बाद में ईसाई कला जो है वो किस प्रकार से, क्योंकि ये लगभग 300 साढ़े 300 ईसवी तक जाकर के रोमन कला जो है ये वाली आगे बढ़ी है, जो शास्त्रीय कला है, शास्त्रीय कला का अंत हुआ है। उसके बाद में हम यहाँ पर बजेंटाइन ईसाई, आरंभिक ईसाई, बजेंटाइन, गोथिक कला और रोमन कला, इन 4 भागों को पढ़ेंगे। और इसमें हम यहाँ पर देखने वाले हैं लगभग 1400 ईस्वी तक के समय को कवर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग बाकायदा हमारे साथ अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बने रहिए, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड सर्किल को जोड़ते रहिए। और मैं बस इतना जानता हूं कि कुछ बच्चे हमारे जो जुड़े हुए हैं, जो क्लास कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों से भी मैं यही कहूंगा कि भाई अपनी हाजिरी लगाते रहिए, अपना क्लास करते रहिए, टॉपिक कंप्लीट करते रहिए, ठीक है, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभरात्रि बच्चों, पढ़ाई अच्छे से करते रहें।